हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिरंगी अखाड़ा। और हम यहाँ पर लाते हैं आपके लिए हर रोज ताजा तरीन खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। यहाँ पर हम आपके लिए आज लाए हैं सर्वाइवर सीरीज का पूरा रिव्यू 2020, रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और सारे WWE हॉल ऑफ फेमर्स लेजेंड जो कि आए थे अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने अंडरटेकर के लास्ट अपीयरेंस के लिए। कीप वॉचिंग इट। पहली खबर है कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं रेने यंग और बेकी लिंच को, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। बेकी लिंच की प्रेगनेंसी अगले महीने वो जन्म देने वाली है अपने नए बच्चे को, और जिसके लिए सेथ रॉलिंस ने टाइम आउट लिया है, जो कि हम आपको अभी बताएंगे सर्वाइवर सीरीज के इन रिव्यूज के लिए। जहाँ तक रेने यंग की बात है, आपको पता है रेने यंग प्रेग्नेंट है, और इस प्रेगनेंसी की खबर जो उन्होंने दी सबसे पहले वो गलती से बेली को दी। वो सोच रही थी कि वो जॉन मॉक्सली यानी टीम एम्ब्रोज को मैसेज कर रही थी, लेकिन गलती से उन्होंने ट्विटर पर इस बात को कबूला और इस बात को जाहिर किया कि सबसे पहले खबर पाने वाली बेली थी। तो फिरंगी अखाड़ा की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा बधाइयाँ बेकी लिंच को और रेने यंग को। WWE सर्वाइवर सीरीज प्री शो शुरू हुआ काफी लेम 24/7 टाइटल की, और ये इस टाइटल का कोई मतलब नहीं है। इस टाइटल को इसीलिए रखा गया है कि लोगों को एंटरटेन कर पाए, लेकिन अब काफी ये बोरिंग हो रहा है। वहां पर एक लाइव टर्की जिसका नाम था क्लॉडी कूकर ने 24/7 टाइटल जीता R-Truth से, और बाद में R-Truth ने बैक स्टेज दाना डाला, जिसके बाद बदले R-Truth फिर से 24/7 टाइटल जीत गए हैं। तो ये प्री शो का हिस्सा पहला था, और दूसरा प्री शो का हिस्सा था एक बैटल रॉयल जिसमें कितने खास टैलेंट्स थे, रे मिस्टीरियो, बडी मर्फी, डोमिनिक, मिज, पर इन सब को बर्बाद करते देखा हम लोगों ने। इस बैटल रॉयल का कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल पॉइंटलेस बैटल रॉयल थी ये, और इसको मिज ने तब जीता जब डोमिनिक ने सोचा कि मिज पहले ही बाहर हो चुके हैं, उन्होंने सोचा वो जीत चुके हैं, लेकिन मिज वापस अंदर आए और उनको बाहर फेंक दिया। इस बैटल रॉयल का वैसे तो कोई मतलब नहीं था, पर इसमें शिंसुके नाकामोरा भी थे, इसमें हर्ट बिजनेस के काफ़ी अच्छे स्पॉट्स थे, जिसमें रिकोशे वर्सेस हर्ट बिजनेस की काफ़ी अच्छी लड़ाई वहीं एप्रिल पे हुई। आउट ऑफ द रिंग भी काफ़ी अच्छे स्पॉट्स थे, लेकिन ये काफ़ी लैक लस्टर इवेंट रहा और इसका कोई मायने नहीं बना। WWE सर्वाइवर सीरीज 2020 में पहला टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन का प्रीमियर हुआ, और यहाँ पर टीम रॉ जीत गई टीम स्मैकडाउन से। काफ़ी ऑड फीलिंग रही, पोटेंशियल्स काफ़ी अच्छा था इस मैच में। टीम रॉ की तरफ से एजे स्टाइल्स कैप्टन थे, टीम स्मैकडाउन की तरफ से सेथ रॉलिंस कैप्टन थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि सेथ रॉलिंस ने जानबूझकर ब्रोक किक के आगे आ गए, डेलिबरेटली अपने आप को एलिमिनेट करा लिया, जिसका कोई पॉइंट फिर से नहीं बनता है। पर इसके बाद से काफ़ी उबर नहीं पाई टीम स्मैकडाउन, और एक एक करते सब चलते चले गए। ये अज्यूम किया जा सकता है कि सेथ रॉलिंस ने अपने आप को एलिमिनेट कराया, शेमस के सामने आए, ब्रोक किक खाए, और शायद उनको इंजरी के एंगल के चलते टीवी से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बेकी लिंच माँ बनने वाली हैं, और अगले महीने उनका बेबी इस वर्ल्ड में आने वाला है। उनके लिए शायद बधाइयाँ, और शायद सेथ रॉलिंस इसी तरीके से अपने आप को राइट ऑफ करेंगे टीवी से। लेकिन इस सेथ रॉलिंस की इस कुर्बानी के बाद से स्मैकडाउन काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। टीम स्मैकडाउन की तरफ से शुरुआत हुई थी केविन ओवेंस और मैट रिडल में, और केविन ओवेंस ने मैट रिडल का लेग यानी वो बेयरफुट जो रेसल करते हैं उसको टारगेट किया। एजे स्टाइल्स ने केविन ओवेंस को बाहर किया, मैट रिडल ने किंग कॉर्बिन को बाहर किया। ओटिस जो कि काफी अच्छे लग रहे थे, कीथ ली के सामने उनकी अच्छी बैटल हो रही थी, काफी स्ट्रेंथ वाला गेम खेल रहे थे, उनको ब्रॉन स्ट्रोमन ने फाइनली बाहर किया। फाइनल स्पॉट के लिए हमारे पास बचे थे जे ऊसो, जो कि काफी हॉट थे, काफी अच्छे हाई फ्लाइंग स्पॉट्स किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही वो बाहर कूदने वाले थे रिंग से एक डाइव मार के, कीथ ली ने उनको फायरमैन कैरी में कैरी किया, और इस फायरमैन कैरी से अपना स्पिरिट बॉम्ब लगा दिया जे ऊसो के लिए, जिससे वो बाहर हो गए। इसके चलते टीम रॉ ये पहला मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहीं भी स्कोर्स नहीं रखे जा रहे थे, जो सर्वाइवर सीरीज की स्पेशलिटी होती है।
टीम रॉ कितने जीतती है, टीम स्मैकडाउन कितने जीतती है, उनके बीच की एक राइवलरी होती है, उसके कहीं कहीं भी स्कोर्स नहीं थे। यहाँ पे ये पूरा शो एक इस तरह फ्रेम किया गया था जैसे ये अंडरटेकर की फेयरवेल के लिए प्लान किया गया हो, ना कि टीम रॉ और स्मैकडाउन के लिए प्लान किया गया हो। जो आगे का मैच हुआ वो न्यू डे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच हुआ। ये कह सकते थे कि द मैच ऑफ द नाइट था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे एथलेटिक स्पॉट्स थे। मैच की शुरुआत में बिग ई अपने साथी जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के साथ एक गेयर ऑफ वॉर के रिंग में आए, जो कि एक वीडियो गेम को प्रमोट करने के लिए था। पर ये देखा जा सकता है कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन बिग ई के ना होते हुए थोड़ी खाली सी टीम लगते हैं, क्योंकि बिग ई इस टीम की पूरी मसल थे। वो जो स्पॉट्स करते थे, वो जो अपने फिनिशर लाते थे, वो काफ़ी पावर पैक्ड होती थी। ये चीज़ अब एक्सेवियर वुड्स कर रहे हैं, जिसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं लग पाता है। न्यू डे ने काफ़ी अच्छे स्पॉट्स के बाद मिडनाइट आवर लगाया स्ट्रीट प्रॉफिट पर मिडनाइट आवर से किक आउट करने के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट ने एक ब्लॉकबस्टर दिया न्यू डे को, जिसके बाद वो ये मैच जीत गए। ये काफ़ी अच्छा मैच रहा। ये न्यू डे वर्सेस द ऊसोस के लेवल का मैच हो सकता है अगर ये एक ही ब्रांड पर हो। ये दोनों टीम की राइवलरी अच्छी गेयरअप हो, लेकिन क्योंकि न्यू डे अब रॉ में है, स्ट्रीट प्रॉफिट स्मैकडाउन में है, तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि न्यू डे के साथ हर्ट बिजनेस है अब रॉ पे, और हर्ट बिजनेस में शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली और सेड्रिक अलेक्जेंडर एक अच्छी राइवलरी कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगला जो मैच हुआ वो सैमी ज़ैन और बॉबी लैशली के बीच हुआ। ये ऐसा ही एक्सपेक्टेड मैच था जैसा हम लोग सोच सकते हैं। बॉबी लैशली इज द पावर, सैमी ज़ैन इज द रनर। वो रिंग से बाहर भागते रहे, कुछ करने की कोशिश करते रहे। बॉबी लैशली के घेर में आने की कोशिश से पूरे बचते रहे, बाहर जाते रहे और उकसाते रहे वो MVP को, सो दैट MVP उनको कुछ मार दें और डिस्क्वालिफिकेशन विन सैमी ज़ैन को मिल जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। बॉबी लैशली ने काफ़ी आसानी से सैमी ज़ैन को टैप आउट करा दिया और इसने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये मैच होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आगे इसकी स्टोरी लाइन नहीं बनती है, इस राइवलरी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यू डे आगे हर्ट बिजनेस के साथ ये राइवलरी रिज्यूम करेंगे जैसे ही रॉ पर आएंगे। फिलहाल ये मैच काफ़ी लैकलस्टर और पुअर रहा। नेक्स्ट वी जूम इन टू द बैक स्टेज सेगमेंट, जहां पर हमने देखा कि रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच बात हो रही थी। रोमन रेंस ने कहा कि वो कोई फर्क इससे नहीं समझते कि टीम स्मैकडाउन जीते या टीम रॉ जीते, पर उन्हें पर्सनली इस बात का फर्क पड़ता है कि वो कितनी रिस्पेक्ट जे ऊसो को देते हैं। उनके मुताबिक जे ऊसो को वो रिस्पेक्ट उनकी टीम से नहीं मिली जो कि वो चाहते थे, इसलिए उनकी टीम हारी। और अगर वो जे ऊसो को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसका मतलब वो रोमन रेंस को रिस्पेक्ट नहीं देते, और अगर वो रोमन रेंस को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसका मतलब वो पूरी ट्राइबल समोन फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं देते, जो उनके लिए एक कांटे की फांस है। ये कहते हुए उन्होंने जे ऊसो को लताड़ दिया और बाहर जाने को कह दिया। जे ऊसो इसके बाद बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में अगर किसी को भी अरीना के बाहर भेजा जाता है तो वो कभी ना कभी लौट कर आता है, और यही हुआ जब अगला मैच होने वाला था रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव मैच हुआ। देखने में काफ़ी अच्छे स्पॉट्स थे इसमें, और इसमें साशा बैंक्स जीत गई, ये दिखाते हुए कि चैंपियनशिप में रेन करते हुए वो मैचेस जीत सकती हैं। इससे पहले साशा बैंक्स का रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है चैंपियनशिप डिफेंसेस में, पर इस बार उन्होंने एक अच्छी आस्का को हराया। ये साशा बैंक्स के लिए अच्छी बात है। हम देख सकते हैं कि साशा यहाँ से अपनी चैंपियनशिप रेन को और मजबूत कर सकती हैं। हालांकि ये आस्का के एक्सपेंस पर आया, बिकॉज आस्का इससे पहले कुछ नहीं कर रही थी, और अब जब उन्हें चैंपियनशिप मिली, आगे जाने का मकसद मिला, तो वो यहाँ से हार गई। नेक्स्ट जो मैच हुआ वो स्मैकडाउन 5-on-5 वुमेन्स मैच हुआ। ट्रेडिशनल मैच हुआ था, लेकिन इसमें बेली सबसे पहले आउट हो गई, जिसने टीम रॉ को एक एडवांटेज दे दिया। टीम स्मैकडाउन काफ़ी लैकलस्टर लगने लगी, लेकिन आखिर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लाना, नाया जैक्स और शेना बेजलर को मुकाबला करना था बियांका बेलेयर से। बियांका बेलेयर काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेक्ट हैं और काफ़ी रेड हॉट हैं अपने नए अवतार में, और स्मैकडाउन की तरफ से वो अकेली बची हुई थी। शेना बेजलर ने उन्हें चोक कर दिया अपने काराफूडा क्लब से, और वो रोप्स पर जा गिरी। पर
इस काराकोरम क्लच से चोक आउट होने के बाद भी उन्होंने अपना होल्ड नहीं छोड़ा, जिसके चलते शेना बेसलर डिस्क्वालीफाई हो गई। अब बची थी नाया जैक्स, प्रियंका बेलेयर और लाना कहीं भी सीन नहीं थी। उनको शुरुआत से बाहरी फेंका जा रहा था। यहाँ पर जो पूरा मैच था वो नाया जैक वर्सेस बियंका बेलेयर के बीच में था। हालांकि बियंका बेलेयर ने नाया जैक्स को ऊपर से टिप ओवर कर दिया टॉप रोप से और दोनों डबल काउंट आउट हो गई। दोनों चलते हुए नहीं वापस आ पाई और सिर्फ एक सोल सर्वाइवर रह गया, वो थी लाना विदाउट रेसलिंग एनीथिंग ऑन दिस कार्ड। सो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि ये भी मैच मैं कहूँगा एक पॉइंटलेस मैच था। इसमें किसी को कुछ अच्छा नहीं दिखाया और इससे किसी को भी पुश नहीं मिला। एक सर्वाइवर सीरीज सोल सर्वाइवर्स का जो पुश होता है, जैसे रोमन रेंज हुए थे पहले जब उन्होंने 4 लोगों का अकेले एलिमिनेट किया था, यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट जो मैच हुआ वो काफ़ी एंटिसिपेटेड मैच था रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के लिए। ड्रू मैकिंटायर यहाँ तक कि रॉ WWE चैंपियन है, रोमन रेंज स्मैकडाउन यूनिवर्सल चैंपियन है। और यहाँ पर जो लड़ाई हुई, यहाँ पर जो हमें फाइट देखने को मिली वो इस बात की थी कि कौन बेटर स्ट्रॉन्गमैन रेसलर है WWE में, कौन डोमिनेंट चैंपियन है। और मोर लेस ये काफ़ी वेल सॉर्टेड फाइट थी, काफ़ी बैलेंस्ड फाइट थी। और ये इस पूरी बाउट में हमें ये देखने को मिला कि रोमन रेंज ने किस तरह अपनी हील पर्सोना की पकड़ बनाए रखी। काफ़ी इजी होता है जब एक हील काफ़ी टाइम तक हील रहता है कि लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और वो बेबी फेस बन जाता है। यहाँ पर उल्टा था। इससे पहले जितने भी रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैचेस हमने कभी भी देखे हैं, उसमें ड्रू मैकिंटायर हमेशा हील थे और रोमन रेंज फेस थे। यहाँ पे एक फ्रेश फील थी इस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फेस थे और रोमन रेंज हील थे। काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच चला, काफी अच्छा हार्ड हिटिंग मैच चला। 25 मिनट का पूरा ये मैच हुआ था और इस 25 मिनट के मैच में काफी स्टेक्स थे इन्वॉल्व, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के एक चीज प्रूव करनी थी, ही हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर कि यहाँ पर मैंने अभी टाइटल जीता है। उनको प्रूव करना था कि मैं हूँ डोमिनेंट चैंपियन, मैं टाइटल इतनी आसानी से नहीं हारता, मैं मैचेस नहीं हारता। वो एक फ्लूक था रैंडी ऑर्टन के साथ। और रोमन रेंज को ये प्रूव करना था क्योंकि वो एक हील है, एक बैड गाय है, एक ट्राइबल चीफ के पर्सोना में सामने आ रहे हैं, तो वो हार नहीं सकते बिकॉज अ हील इज ऑलवेज डोमिनेंट। और यहाँ पर हमने देखा कि रोमन रेंज ने इस मैच को जीत लिया। हालांकि ड्रू मैकिंटायर ने 2 स्पीयर से किक आउट किया और तीसरा स्पीयर जब उन्हें पड़ने वाला था तो उन्होंने तीसरे स्पीयर को काउंटर किया और क्लेमो मार दी, अपना फिनिशिंग मूव लगा दिया। लेकिन उस क्लेमो मारने के बाद रेफरी नॉकआउट हो गए, जिसके चलते जे उसो, जिनको पहले बाहर भेज दिया गया था बिल्डिंग से, वो वापस आए और उन्होंने सुपर किक किया ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर सुपर किक होने के बाद रोमन रेंज ने उन्हें लो ब्लो दिया और लो ब्लो के बाद उन्हें चोक आउट कर दिया। तब तक रेफरी जाग चुके थे और ड्रू मैकिंटायर ये मैच हार गए। ये अच्छी बुकिंग थी WWE के लिए, किसी को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया, किसी को वीक नहीं दिखाया। यहाँ पे रोमन रेंज का हील पर्सोना बना रहा और जे उसो ने फिर से अपने आप को रोमन रेंज को प्रूव कर दिया कि ही इज अ फैमिली मैन और वो उनके काम आ सकते हैं, ट्राइबल चीफ एट इट्स बेस्ट। जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो काफी इमोशनल सेगमेंट था। ये वो सेगमेंट था जहां हम अंडरटेकर के 30 साल पूरे करते हैं और उन्हें गुड बाय कहते हैं। WWE की तरफ से ये सेगमेंट रखा गया था जैसे कि ये पूरे सर्वाइवर सीरीज का एक मेन फोकल पॉइंट हो। इस सर्वाइवर सीरीज का और कोई और पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था कि इसमें अंडरटेकर को विदाई देनी है, उनको अंडरटेकर को थैंक यू कहना है अपने दिल से। काफी इमोशनल सेगमेंट था और इसको शुरू किया काफी लेजेंडरी हॉल ऑफ फेमर्स ने। रिंग में उतरते हुए शेन मैकमैन थे, उनके बोन स्ट्रीट क्रू मेंबर्स जो उनका अपना गैंग था जिनके साथ वो चलते थे, रोड ट्रिप्स पर जाते थे। रिकीशी हुए, वो आए थे, द गुडविन्स आए, उसके बाद JBL, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, रिक फ्लेयर, द गॉडफादर, ये सभी लोग आए रिंग में और उन्होंने ट्रिब्यूट तो देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद अंडरटेकर का एक वीडियो पैकेज आया जिसके बाद से ये सब गायब हो गए। इसका कोई मतलब समझ तो आता नहीं है, ऐसा क्यों किया। ये सब रिंग में होने चाहिए थे टेकर के, लेकिन वीडियो पैकेज के बाद सिर्फ विंस मैकमैन बचे थे रिंग में जो कि काफी इमोशनल थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक थैंक यू टेकर कहा और उन्होंने प्रेजेंट कर दिया डेड मैन सो दैट वो अपनी फाइनल फेयरवेल दे सके हम सबको। उसके बाद डेड मैन आए अपने एपिक स्टाइल में, स्लो मोशन में, धीरे धीरे जैसे उनकी
स्टाइल है अपने रिंग में आने की, वैसे आए, वो भी काफ़ी इमोशनल लग रहे थे। लाइट्स जो सराउंड की रखी थी वो काफ़ी डार्क थी, सिर्फ एक ब्लू लाइट अंडरटेकर के ऊपर पड़ रही थी कि जैसे उनके इमोशंस जो हैं वो ठीक से ऑडियंस तक ना पहुँचे कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, बिकॉज वो अपना केफी बचाए रखना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने बोला कि इट इज़ टाइम फॉर हिम टू से रेस्ट इन पीस टू द अंडरटेकर, अंडरटेकर वहाँ पर खत्म हो चुके थे। उन्होंने पॉल बेयर को श्रद्धांजलि दी, जिनका एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एक होलोग्राम बन के आया, उनकी आवाज़ आई, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अंडरटेकर को, और वहाँ से हमने देखा कि वहाँ से लाइट्स आउट होती गई धीरे धीरे और अंडरटेकर वापस चले गए। दिस वॉज एन ऑसम पैकेज जिसके अंडरटेकर को ज़रूरत थी, एक ऐसा फेयरवेल जो अंडरटेकर चाहते थे, जैसा उनको ऐसा फेयरवेल मिला विंस मैकमैन की तरफ से। और हम सेफली कह सकते हैं कि हाँ, ये अंडरटेकर का हो सकता है लास्ट अपीयरेंस हो WWE में, बिकॉज इसके बाद हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद फील्ड आएगा या फिर कोई और आएगा, या ब्रॉक लेसनर एक तरीके से आएंगे और किसी तरह स्टोरी लाइन हो सकता है कंटिन्यू हो, या वो हैंड ओवर करें अपना पर्सोना दूसरे को, जिसे कहते हैं हैंडलिंग द बेटन। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वॉज सिंपली थैंकिंग द अंडरटेकर फॉर ऑल ही हैज डन थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने 30 साल जो दिए WWE के लिए, वो करिश्मा, वो कैरेक्टर, हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स, हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा जीवित रहेगा और इसको कभी रेप्लिकेट किया भी नहीं जा सकता। इट वॉज द एंड फॉर दैट कैरेक्टर, एंड फ्रॉम फिरंगी अखाड़ा वी वॉन्ट टू से यू थैंक यू टेका, थैंक यू सो मच। टू रैप इट अप, ये शो सर्वाइवर सीरीज का बहुत ही खराब शो था। सिर्फ टेकर को श्रद्धांजलि तो दी गई, इसका एंटायर पॉइंट है इस शो का, और काफ़ी बातें कही जा सकती हैं। इट इज़ वेरी सैड कि ये लाइव ऑडियंस के सामने नहीं हुआ, ये एक होम मेड होम सिटिंग ऑडियंस के सामने हुआ, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेट। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर ऐसा हुआ। और शायद इसको और ज़्यादा डिले भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगले साल की रेसलमेनिया में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अंडरटेकर शायद आएंगे, लेकिन आज इसके बाद ये क्लियर हो गया कि अंडरटेकर अब WWE में और मैचेस रेसल नहीं करेंगे। शो की जहाँ तक बात करें, वहाँ पे 3 मैचेस स्टैंड आउट होते हैं, डिसेंट मैचेस थे। आस्का वर्सेस साशा बैंक्स का, द न्यू डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, जो कि काफ़ी अच्छे मैचेस थे इसमें। उसके अलावा ये पूरा शो, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉइंटलेस शो था, बिलो एवरेज शो था, और सर्वाइवर सीरीज जैसी होनी चाहिए थी, बिग 4 इवेंट्स में होती है WWE की, वैसी नहीं थी। बट ओके, आई गेस यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज का एंटायर पॉइंट ही यही था कि टेकर को फेयरवेल दिया जाए। उसके अलावा इस शो में कुछ भी नहीं था। इसकी रेटिंग्स मैं देना भी नहीं चाहूँगा, पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा शो। थैंक यू।